इतिहास का मतलब सिर्फ राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की कहानी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सल्तनत से लेके मुगल काल तक तख्त और नक्शे तो लगातार बदलते रहे, लेकिन असली कहानी उन आम लोगों की है। हाँ। जिन्होंने इस देश की पहचान बनाई, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस जमीन को सींचा। और अक्सर वही कहानी अनकही रह जाती है। हम भव्य किलों और मकबरों पर तो बात करते हैं, लेकिन उन लाखों कारीगरों, किसानों, व्यापारियों को भूल जाते हैं जिनके पसीने से उस दौर का समाज चलता था। उनकी दुनिया कैसी थी, ये जानना ही शायद इतिहास को असल में समझना है। सही कहा। और आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन भी यही है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम मध्यकालीन भारत के समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय आम लोगों का जीवन आखिर था कैसा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम मध्यकालीन भारत के एक गांव के बारे में सोचते हैं तो जहन में एक तस्वीर बनती है। कच्चे घर, मिट्टी की दीवारें, खेतों में फसलें। स्रोत हमें बताते हैं कि ज्यादातर आबादी किसान थी और उनकी पूरी जिंदगी, मतलब उनका सब कुछ, एक ही चीज पर टिका था, मानसून। और ये निर्भरता कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था की, आप कह सकती हैं कि धुरी थी। अच्छी बारिश का मतलब सिर्फ अच्छी फसल नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए खुशहाली थी, लगान था। और इसी लगान से साम्राज्य चलते थे। बिल्कुल, सेनाएं खड़ी होती थीं, और बारिश न होने का मतलब अकाल, भुखमरी, कभी-कभी तो पूरे के पूरे गांव उजड़ जाते थे। यानी मौसम सिर्फ मौसम नहीं था, वो उस समय की राजनीति और अर्थव्यवस्था को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत था। हाँ, एक तरह से वही सबसे बड़ा बादशाह था। और इस ढांचे के भीतर समाज कैसे बटा हुआ था? स्रोतों में जाति व्यवस्था का जिक्र आता है, जो बहुत कठोर थी। हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर 4 वर्णों की बात सुनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, लेकिन वो तो एक सैद्धांतिक ढांचा था। असलियत में समाज हजारों जातियों और उपजातियों में बटा था। अच्छा। हर जाति का अपना पेशा, अपने नियम, अपनी पंचायत। तो एक कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनता था और एक बुनकर का बेटा बुनकर। इसमें बदलाव की गुंजाइश न के बराबर थी। लेकिन क्या इस कठोरता का कोई दूसरा पहलू भी था? मेरा मतलब है, क्या इससे किसी तरह की स्थिरता भी आई? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, इस व्यवस्था ने एक तरह की सामाजिक स्थिरता तो दी और विशेषज्ञता को भी जन्म दिया। विशेषज्ञता कैसे? जब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम हो रहा है तो हुनर निखरता जाता है, और इसी विशेषज्ञता ने उन विश्व स्तरीय उत्पादों को जन्म दिया जिनकी वजह से भारत की पूरी दुनिया में धाक थी। अच्छा, तो ये एक विरोधाभास ऐसा था? बिल्कुल, एक तरफ सामाजिक रूप से स्थिर और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्तर पर बेहद प्रतिबंधात्मक। और यही विशेषज्ञता सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी थी। मतलब वो किसान, वो कारीगर, वे सब मिलकर भारत को उस दौर की आर्थिक महाशक्ति बना रहे थे। हाँ, और ये बात आज कई लोगों को हैरान करती है ना? बिल्कुल करती है। सिर्फ अमीर नहीं, उस दौर में भारत दुनिया की तिजोरी था। कुछ अनुमान बताते हैं कि 16वीं-17वीं सदी में दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग कितना? 1/4, 25% हिस्सा अकेले भारत का था। 25%? ये तो आज की किसी भी सुपर पावर के लिए सोचना भी मुश्किल है। हालत ये थी कि पूरी दुनिया से सोना चांदी भारत की तरफ बह रहा था। क्योंकि हमारे कारीगरों का बनाया सामान, बंगाल का मलमल हो, गुजरात का रेशम या मालाबार के मसाले, इतना बेहतरीन था कि विदेशी व्यापारी उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे। तो इन बाजारों की तस्वीर कैसी रही होगी? मतलब स्रोतों में इनका जिक्र कैसे मिलता है? उस दौर के यात्रियों के लेखों में बाजारों का बड़ा रंगीन वर्णन है। जरा सोचिए, एक फारसी यात्री दिल्ली या सूरत के बाजार में घूम रहा है। उसे एक तरफ मसालों की खुशबू आ रही है, दूसरी तरफ रेशम के थान चमक रहे हैं। हाँ, कहीं किताबों की दुकानें हैं, कहीं इत्र बिक रहा है, तो कहीं घोड़ों और हाथियों का सौदा हो रहा है। ये बाजार से व्यापार की जगह नहीं थे, ये संस्कृतियों के संगम थे, जहां आपको हर जगह के लोग और सामान मिल जाते। अरब, चीन, यूरोप, अफ्रीका, सब। और इस आर्थिक तरक्की ने यकीनन बड़े बड़े शहरों को भी जन्म दिया होगा। स्रोत दिल्ली, आगरा, लाहौर और दक्षिण में विजयनगर जैसे शहरों का नाम लेते हैं। हाँ, और ये शहर सिर्फ राजधानियां नहीं थे, ये कला,
संस्कृति और सबसे बढ़कर आर्थिक गतिविधियों के बड़े केंद्र थे। मतलब उस दौर के मेगा सिटी। एक तरह से हाँ, यहाँ आपको सबसे हुनरमंद कारीगर मिलेंगे, बड़े बड़े व्यापारी मिलेंगे और पैसा उधार देने वाले साहूकार जिनका नेटवर्क पूरे देश में फैला होता था। और इतने बड़े देश में इन शहरों और बाजारों को आपस में जुड़ता क्या था? जाहिर है अच्छी सड़कों की जरूरत तो पड़ती होगी। बिल्कुल, और यहाँ शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई सड़क के आजम का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसे बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया। हाँ, ये सड़क बंगाल के सुनार गांव से लेकर पेशावर तक जाती थी। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये उस समय की आर्थिक जीवन रेखा थी, इकोनॉमिक लाइफलाइन। जरा सोचिए, इसके बनने से व्यापार कितना आसान और सुरक्षित हो गया। हर कुछ किलोमीटर पर सराएं थीं, शाही डाक, जैसे डाक चौकी कहते थे, वो भी इसी से जाती थी। तो इसने सही मायनों में उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। बिल्कुल। तो एक तरफ आर्थिक समृद्धि थी, बड़े बड़े शहर बस रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ समाज में एक और तरह की हलचल भी थी। एक ऐसी क्रांति जो खामोशी से हो रही थी, दिलों में। हाँ, भक्ति और सूफी आंदोलन। स्रोत हमें कबीर, गुरु नानक, मीराबाई जैसी आवाजों के बारे में बताते हैं। और जो बात इन आंदोलनों को आकर्षक बनाती है वो ये है कि ये किसी राजा या सुल्तान ने शुरू नहीं किए थे, ये लोगों के बीच से, जमीन से उठे हुए आंदोलन थे। और ये सिर्फ धार्मिक नहीं थे, है ना? नहीं, ये बहुत बड़े सामाजिक सुधार आंदोलन भी थे। ये संत उन स्थापित परंपराओं, कर्मकांडों और जाति पाति के भेदभाव को चुनौती दे रहे थे। कबीर का वो दोहा है ना, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये उस समय के धार्मिक आडंबर पर एक सीधा और साहसी प्रहार था। और इसी के समानांतर सूफी संत भी प्रेम और भाईचारे का संदेश दे रहे थे। हाँ, जैसे निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दोनों धाराओं में एक समानता थी। क्या? दोनों ने धर्म को मुश्किल कर्मकांडों और अभिजात्य भाषाओं से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों की भाषा में अपनी बात कही, अवधी, ब्रज, पंजाबी में, संगीत और शायरी के जरिए। हाँ, जिसमें सब बराबर थे। यही वजह है कि उनकी गूंज आज भी भारत की संस्कृति में जिंदा है। ये एक मूक सामाजिक क्रांति थी जिसने दिलों को जोड़ा। दिलों को जोड़ने की कोशिशें एक तरफ थीं, लेकिन राजनीतिक नक्शा वो बिखर रहा था। जैसे जैसे दिल्ली में मुगल सत्ता कमजोर हुई, कहानी एक नया मोड़ लेती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में नई ताकतें सिर उठाने लगीं। पश्चिम में मराठे, उत्तर में सिख और दक्षिण में मैसूर। हाँ, ये क्या हो रहा था? इसे समझने के लिए हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य, जो कभी पूरे उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज करता था, वो कमजोर पड़ने लगा। तो एक पावर वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। बिल्कुल। और इस खाली जगह को इन क्षेत्रीय शक्तियों ने भरना शुरू कर दिया। मराठे एक जबरदस्त सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। पंजाब में सिख साम्राज्य ने अपनी पकड़ मजबूत की। दक्षिण में हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक बड़ी ताकत बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का पावर सेंटर दिल्ली से हटकर कई अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो रहा था। ठीक यही हुआ। भारत एक बार फिर एक मल्टीपोलर, मतलब बहुध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था, जहां सत्ता किसी एक बादशाह के हाथ में नहीं थी। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब यूरोपीय ताकतें आईं, तो उन्हें किसी एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें कई अलग अलग और अक्सर आपस में लड़ती हुई क्षेत्रीय शक्तियों से निपटना पड़ा। और ये बिखरा हुआ राजनीतिक परिदृश्य यकीनन उन नई ताकतों के लिए एक सुनहरा मौका था जो समंदर के रास्ते आ रही थीं। बिल्कुल। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और खासतौर पर ब्रिटिश। हाँ, शुरुआत में सिर्फ व्यापारी बन के आए थे। उनका मकसद था मसाले, कपड़ा, इन चीजों का व्यापार करना। उन्हें भारत के राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की राजनीतिक कमजोरियों को भांप लिया। उन्होंने देखा कि भारतीय शासक अक्सर आपस में ही लड़ते रहते हैं। और फिर उन्होंने अपनी फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई। पर ये असल में काम कैसे करती थी? मेरा मतलब है, भारतीय राजा इतने नादान तो नहीं होंगे कि वे एक बाहरी ताकत के झांसे में आसानी से आ जाएं? ये बहुत अच्छा सवाल है। वे नादान नहीं थे, वे अपने अपने स्वार्थ देख रहे थे। यूरोपीय कंपनियों के पास दो चीजें थी जो भारतीय शासकों को बहुत आकर्षक लगती थी: पैसा और आधुनिक हथियार, खासकर बेहतर तोपें और अनुशासित पैदल सेना। तो एक भारतीय नवाब अपने पड़ोसी राजा को हराने के लिए अंग्रेजों से सैन्य मदद लेता और बदले में उन्हें व्यापारिक छूट या किसी बंदरगाह का नियंत्रण दे देता। हाँ,
अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इन आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया। तो वे एक भारतीय राज्य को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा मोड़ कब आया? इसका निर्णायक मोड़ आया 1757 में प्लासी के युद्ध में, जिसे स्रोत एक युद्ध से ज्यादा एक साजिश बताते हैं। बिल्कुल, ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उसी के सेनापति मीर जाफर के साथ धोखा दिया। मतलब नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा लड़ा ही नहीं। और इस एक धोखे ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब तक एक व्यापारिक कंपनी थी, रातों रात बंगाल की असली राजनीतिक ताकत बन गई। और बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। तो वहां से मिले पैसे और संसाधनों का इस्तेमाल करके उन्होंने धीरे धीरे बाकी भारत पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। एक व्यापारिक कंपनी के साम्राज्य में बदलने की कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये मध्यकालीन भारत की एक ऐसी तस्वीर है जहां एक तरफ समाज जातियों में सख्ती से बटा था, तो दूसरी तरफ भक्ति और सूफी आंदोलन उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ भारत आर्थिक रूप से दुनिया के शिखर पर था, तो दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से बिखर रहा था। और इसी बिखराव ने यूरोपीय शक्तियों के लिए दरवाजे खोल दिए। ये विरोधाभासों से भरा एक बहुत ही गतिशील दौर था। हाँ, समृद्धि और संघर्ष, एकता की कोशिशें और विभाजन की राजनीति, सब कुछ एक साथ चल रहा था। इन स्रोतों से हमें यही समझ आता है कि इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल राजाओं की हार जीत या तारीखों का लेखा जोखा नहीं है। असली इतिहास तो लोगों की संस्कृति, उनके विश्वास और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बसता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जहन में आता है जिस पर सोचना चाहिए। मध्यकाल के वे तत्व, चाहे वो भक्ति सूफिया आंदोलन की मानवतावादी सोच हो, या अलग अलग शक्तिशाली क्षेत्रीय पहचाने हो, या फिर वैश्विक व्यापार से जुड़ने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा हो, आज के आधुनिक भारत की सामाजिक और राजनीतिक बनावट को किस तरह से और कितना प्रभावित कर रहे हैं? एक जरूरी सवाल। शायद इस सवाल का जवाब हमें आज को समझने में भी मदद करे।